चले हैं जिस सफर पर उसका कोई तो अंजाम होगा। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई तो अंजाम होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई तो जाम होगा। जब ठान ली है कामयाबी पाने के लिए, जब ठान ली है कामयाबी पाने के लिए, तो कोई ना कोई तो इंतजाम होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। तो आज हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण, मतलब किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखते हैं। तो जेनेवा में सन 1931 में, जेनेवा में सन 1931, समय याद रखना, सन 1931 में अंतरराष्ट्रीय रासायनिक संघ की बैठक हुई थी और उसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक सरल और सुव्यवस्थित पद्धति बनाई गई थी, जिसे हम आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं। और आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आजकल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इसी पद्धति के अनुसार किया जाता है और इस आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर किया जाता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो शब्द होते हैं पूर्वलग्न और अनुलग्न, पूर्वलग्न और अनुलग्न। अर्थात आईयूपीएसी नाम दो शब्दों को मिलाकर बनता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न इक्वल टू आईयूपीएसी नाम। अब बात आती है कि पूर्वलग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है। तो अब हम जानेंगे पूर्वलग्न के बारे में। पूर्वलग्न, पूर्वलग्न, ये पूर्वलग्न जो होता है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। जैसे श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं उसी कार्बन के अनुसार यौगिकों का पूर्वलग्न निर्धारित किया जाता है। अब कितने कार्बन का पूर्वलग्न क्या होता है देखेंगे। C1, अगर कार्बन एक होता है तब पूर्वलग्न लिखा जाता है मेथ। दो कार्बन होने पे पूर्वलग्न एथ होता है। इसी प्रकार से 3 कार्बन होने पे प्रोप होता है। 4 होगा C4 तब ब्यूट आएगा। और जब C5 5 कार्बन होंगे तब पेंट। और सेम इसी प्रकार से जब 6 कार्बन होता है तब पूर्वलग्न हेक्स होता है। आगे देखेंगे 7 कार्बन होने पे पूर्वलग्न हेप्ट होता है, हेप्ट। 8 कार्बन होने पे पूर्वलग्न ऑक्ट होता है। 9 कार्बन होने पे पूर्वलग्न नॉन होगा और 10 कार्बन होने पे पूर्वलग्न होता है डेक। इतना इंपॉर्टेंट होता है 10 कार्बन तक। आगे के आप लिख सकते हो C11, अगर 11 होता है तो अनडेक होता है, लेकिन ये आता नहीं है, मैक्सिमम 10 तक ही आता है। तो 11 का अनडेक होगा, 12 आएगा तो डोडेक होगा, 13 आएगा तो ट्राइडेक, 14 आएगा तो टेट्राडेक और 15 आएगा तो पेंटाडेक। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो ये होता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न कार्बन की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है और कार्बन कितने कार्बन होने पे कितना कौन सा पूर्वलग्न आएगा ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे चलते हैं हम अनुलग्न के बारे में। तो अगला आपका है अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न जो होता है ये कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को निर्धारित करता है। जो क्रियात्मक समूह होता है उसी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न हम लिखते हैं और उस अनुलग्न को पूर्वलग्न में जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको बताया गया आईयूपीएसी नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो पूर्वलग्न और अनुलग्न जब दोनों को मिला देते हैं तब बनता है आईयूपीएसी नाम। तो अनुलग्न आपको बताया गया ये क्रियात्मक समूह से ही लिया जाता है। आगे देखेंगे फिर अब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम। इसके लिए हमको 5 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला हमारा होता है क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? जब क्रियात्मक समूह पता होगा तभी हम कुछ लिख सकते हैं। और क्रियात्मक समूह पढ़ के आ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन
में सिर्फ सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। एल्केन बोलते हैं तो इसका क्रियात्मक समूह क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध। तो इसका क्रियात्मक समूह होता है एकल बंध। और इसे हम प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कार्बन लगाएंगे और इसके कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो चारों बॉन्ड यहाँ पे इस प्रकार से जिस श्रृंखला में सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा अर्थात उसका क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र आपको पहले ही बताया गया था। इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। फिर अगला पूर्वलग्न और फिर आता है अनुलग्न और जब इन दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा IUPAC नाम। तो पूर्वलग्न आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं और एल्केन जब एल्केन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो 2 वर्ड प्राप्त होंगे आपको, एक होगा एल्क और दूसरा होगा एन। एल्क प्लस एन जोड़ेंगे तब एल्केन बनेगा। तो एल्क पहले आता है और पूर्व का मतलब होता है पहले अर्थात एल्क पूर्वलग्न होगा और अनुलग्न होगा एन क्योंकि एन लास्ट में आता है। तो पूर्वलग्न यहां से हो जाएगा आपका एल्क और अनुलग्न होगा एन, अनुलग्न एन। अब फिर देखेंगे यहां से अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा IUPAC नाम बनेगा IUPAC नाम। तो IUPAC नाम होगा आपका एल्क प्लस एन इक्वल टू एल्केन। एल्केन इस प्रकार से हम इस रूप में एल्केन के रूप में संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। जानेंगे कैसे कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? जब सभी जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे अगर सब में जितने बॉन्ड होंगे सब अगर सिंगल बॉन्ड होंगे या एकल बंध होंगे तब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा और उसका IUPAC नाम एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। चलिए फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए आप समान सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो और एकल बंध से भी बना सकते हो। पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि। दशमलव में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होता है, पूर्णांक होता है। तो जैसे अगर n बराबर हम 1 रखते हैं तो ये जाएगा C1H 2 × 1 + 2 2 × 1 + 2। अगर ऐड करेंगे तो ये जाएगा C1 1 लिखते नहीं है, H 2 1 2 2 2 4 मतलब CH4 ये बनेगा। अब इसका नाम हमको लिखना है। नाम लिखने के लिए आपको बताएगा 2 चीज देखते हैं। सबसे पहले पूर्वलग्न और दूसरा अनुलग्न। पूर्वलग्न कार्बन से कार्बन एक है, एक कार्बन से पूर्वलग्न आपकी पहले आपको बताया गया मेथ होता है और ये इस समान सूत्र को फॉलो कर रहा है। और ये किसका समान सूत्र है? एल्केन का, इसलिए अनुलग्न क्या जुड़ेगा? एन। तो एक कार्बन से मेथ और अनुलग्न एन, तो मेथ और प्लस एन ये हो जाएगा आपका मेथ प्लस एन। जोड़ देंगे दोनों को इक्वल टू आपका प्राप्त होगा मेथेन अर्थात इसका IUPAC नाम होगा मेथेन। इस प्रकार से आप समान सूत्र से आप कई सारे अणुसूत्र बना सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 2 कार्बन रखेंगे तो C2H 2 × ए के जगह पे 2 हो जाएगा फिर +2। अब इसको ऐड कर लेंगे तो C2H 2 × 2 2 2 4 और 4 2 6 अर्थात C2H6। इसका नाम लिखना होगा तो कार्बन 2 हो गए और 2 कार्बन से पूर्वलग्न एथ होता है और ये एल्केन के समान सूत्र को फॉलो करता है इसलिए एन जुड़ेगा। तो एथ और प्लस एन दोनों मिला के हो जाएगा एथेन। तो इसका IUPAC नाम होगा एथेन। अगर आप संरचना सूत्र के आधार से बनाना चाहें तो यहाँ पे हम 2 कार्बन लेंगे तो सिंगल बॉन्ड C। एल्केन है अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए डबल बॉन्ड आएगा नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो C सिंगल बॉन्ड C। बॉन्ड पूरा करेंगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 खाली है, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आपका बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नाम लिखना होगा तो यहाँ से C 2 कार्बन से एथ होता है और सभी बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन जुड़ेगा। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम एथेन। इस प्रकार से आप संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब अगर इसके आगे आपको लिखना हो, एथेन से आगे 2 से आगे 3 कार्बन या 4 कार्बन आए तब उसके लिए अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं। उन श्रृंखलाओं को हम पढ़ेंगे फिर। तो खुली श्रृंखला इसको हम बोलते हैं और खुली श्रृंखला के प्रकार, खुली श्रृंखला के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है नॉर्मल श्रृंखला, एक होती है नॉर्मल श्रृंखला और दूसरी होती है आइसो श्रृंखला। दूसरी आपकी होती है आइसो श्रृंखला, आइसो श्रृंखला और तीसरी होती है नियो श्रृंखला। नियो श्रृंखला, नियो श्रृंखला।
लेकिन इन तीनों श्रृंखलाओं को जानने से पहले हमें कार्बन के बारे में जानना होगा। और कार्बन हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बता दें। कार्बन होते हैं 4 प्रकार के, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन। तो कार्बन भी 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और होता है आपका तृतीयक कार्बन, चौथा होता है चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन पहले को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, दूसरे को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, तीसरे को 3 डिग्री कार्बन और चौथे को 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन के बारे में हम जानेंगे तब इन तीनों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो कार्बन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? जो कार्बन परमाणु 7 संयोजक बंधों द्वारा एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे में आएंगे, द्वितीयक है। द्वितीयक होगा तो 2 कार्बन से जुड़ेगा। तो जो कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। जो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। और इसी प्रकार से जो कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे हम चतुर्थ कार्बन कहते हैं। कैसे? देखिए, प्राथमिक अगर एक कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, अब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये प्राथमिक कार्बन होगा। ये कार्बन भी एक कार्बन जुड़ा है इसलिए ये प्राथमिक होगा। अगर आगे इसी में एक और जोड़ते हैं तो अब ये कार्बन एक इधर 2 कार्बन जुड़ गया इसलिए ये होगा 2 डिग्री कार्बन और ये दोनों 1-1। तृतीयक के बारे में जानना होगा, एक कार्बन यहीं पे और जोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा तृतीयक कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि अब ये 1 2 3 कार्बन जुड़ चुका है। सेम इसी प्रकार से अगर 4 बनाना होगा, यहाँ से एक कार्बन और जोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा आपका चतुर्थ कार्बन, क्योंकि 1 2 3 4 अभी 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से 4 कार्बन होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन। ये कार्बन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नॉर्मल श्रृंखला, आइसो श्रृंखला और नियो श्रृंखला पे। तो सबसे पहले आपकी आती है नॉर्मल श्रृंखला। नॉर्मल श्रृंखला, नॉर्मल श्रृंखला, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण या जनरल। तो साधारण का मतलब होता है सामान्य। तो जब कार्बन परमाणु परस्पर 7 संयोजक बंधों द्वारा एक दूसरे से सीधी रेखा में या ऋज रेखा में या सरल रेखा में जुड़े होते हैं तब उसे हम नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। ठीक, जब एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु परस्पर एक ऋज या सरल रेखा में जुड़े होते हैं तब उसे हम नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। और नॉर्मल श्रृंखला को नाम में, आईयूपीएसी नाम में निरूपित करने के लिए श्रृंखला के नाम के आगे नॉर्मल या स्मॉल n लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? स्मॉल n लगा दिया जाता है। जैसे देखो, मान लो लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको हमको इसका नाम लिखना है। यहाँ पे 2 कार्बन से ज्यादा 3 कार्बन है और तीनों एक सीधी रेखा में या ऋज रेखा में या सरल रेखा में जुड़े हुए हैं। इसका नाम लिखना है। ये नॉर्मल श्रृंखला है और इसका नाम लिखने के लिए हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? नॉर्मल या n। पहले इसमें देखें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या होता है? पूर्णलग्न प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और अनुलग्न, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए अनुलग्न एन जुड़ेगा, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और संतृप्त को एल्केन बोलते हैं, इसलिए आगे क्या लगेगा? एन। तो प्रोप प्लस एन और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेन। लेकिन ये नॉर्मल श्रृंखला है इसलिए हमको नाम से पहले लगाना होगा नॉर्मल या एन। तो एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा एन प्रोपेन। ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। इसी प्रकार से कोई दूसरी श्रृंखला आ जाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन से पेंट होता है और सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इसलिए एन लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटेन। और नॉर्मल श्रृंखला है क्योंकि सीधी रेखा में जुड़ी हुई है इसलिए इसके आगे लगा देंगे एन, तो ये हो जाएगा एन पेंटेन। और एक बात ध्यान रखना, शब्द और वर्ड, हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड अगर अलग अलग हैं दोनों, तो दोनों अलग अलग शब्द होते हैं तो उनके बीच में हम डैश लगाते हैं, और अगर दोनों शब्द समान होते हैं तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कब? आईयूपीएसी नाम लिखते समय। अब ये हुई आपकी नॉर्मल श्रृंखला। आगे है आपकी आइसो श्रृंखला। तो अगली आपकी है आइसो श्रृंखला। देखते हैं फिर आइसो श्रृंखला नंबर 2, आइसो श्रृंखला। आइसो श्रृंखला, तो जब द्वितीयक कार्बन का समूह एक ऋज या सरल रेखा में जुड़ा होता है तब उसे हम आइसो श्रृंखला कहते हैं। द्वितीयक कार्बन का समूह कैसे बनाएंगे? कोई एक कार्बन लेंगे, इसको द्वितीयक बनाना है,
द्वितीयक बनाने के लिए इससे 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे। सपोज दैट एक कार्बन इधर जोड़ देंगे, एक कार्बन इधर, और एक बॉन्ड इसका हम खाली कर देंगे। अब यहां से इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए, 1 2 3। इससे ज्यादा हम कार्बन नहीं जोड़ सकते क्योंकि द्वितीय कार्बन बनाना है, इसलिए ओनली 2 कार्बन जोड़ेंगे और इस सरल रेखा में आगे जोड़ना है ये समूह, इसलिए एक बॉन्ड जोड़ने के लिए खाली रहेगा। अब एक बॉन्ड बचा, जो बॉन्ड बचा उसको हम पूरा कर देंगे किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे जोड़ देंगे H और इसके बॉन्ड पूरे करेंगे। एक हार्ड बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन। ये बन गई आपकी द्वितीय कार्बन का समूह बन गया। अब ये द्वितीय कार्बन का समूह जिस सरल रेखा में, अगर किसी सरल रेखा में जुड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसो श्रृंखला, और उसका नाम लिखते समय उसके नाम के आगे लगाएंगे आइसो। आइसो हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं ISO, ये इतना लगा के निरूपित करते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें एक कार्बन, ये हो जाएगा CH3। अब इसका नाम लिखना होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन से ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए एल्केन के रूप में लिखेंगे, तो एल्केन के रूप में हो जाएगा ब्यूटेन। और आइसो समूह जुड़ा हुआ है इसलिए आगे लगाएंगे आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। ठीक, इस प्रकार से अगर कार्बन 5 होंगे तो इस जगह आइसो पेंटेन, कार्बन 6 होंगे तो आइसो हेक्सेन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। आगे का फिर देखते हैं, आइसो श्रृंखला हो गई। नंबर 3 आपका है नियो श्रृंखला। नियो श्रृंखला, नियो श्रृंखला। अब नियो श्रृंखला जब तृतीयक कार्बन का समूह एक सीधी रेखा या सरल रेखा में जुड़ा होता है तब उससे हम नियो श्रृंखला कहते हैं, और उसको यौगिक में श्रृंखला नियो लिखेंगे या इंग्लिश में NEO जोड़ देते हैं। लेकिन तृतीयक कार्बन का समूह कैसे बनाएंगे, कोई कार्बन लेंगे, इस कार्बन को तृतीयक बनाना है, तो तृतीयक बनाने के लिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सॉरी यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे क्योंकि आगे हमको श्रृंखला बढ़ानी है। अब इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पूरे हो गए, जिसके नहीं पूरे हैं उसे पूरे करेंगे। इस कार्बन के एक बॉन्ड पूरे हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन। ये बन गई आपकी नियो श्रृंखला या नियो समूह, और इसी को बोलते हैं तृतीय कार्बन का समूह या नियो समूह। अब ये समूह जब सीधी रेखा में जुड़ा होगा तो उसे हम नियो श्रृंखला कहेंगे, और नाम लिखने के पहले नाम के आगे नियो लगाएंगे। अगर एक कार्बन लगाते हैं तो CH3, बॉन्ड पूरा करने के लिए 3H लगेगा। नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंट होगा, एल्केन के रूप में जुड़ेगा तो पेंटेन हो जाएगा। लेकिन श्रृंखला निरूपित करनी है तो श्रृंखला निरूपित करने के लिए आगे लिखेंगे नियो, तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन, ये आपका बन जाएगा नियो पेंटेन। ठीक, इसी प्रकार से अगर एक कार्बन ना लगा के 2 कार्बन लगा दे, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तब 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तब हेक्सेन लगेगा, और हेक्सेन के आगे भी हम लगाएंगे नियो, तब इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। ये होते हैं खुले श्रृंखला के प्रकार। लेकिन कुछ श्रृंखला ऐसी भी होती हैं जो ना तो नॉर्मल होती हैं, ना तो आइसो होते हैं, ना तो नियो। तो इन प्रकार की श्रृंखलाओं को हम टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला कहते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।